कई बार सरकार में कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके मित्र भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप इस चेयर पे बैठते हैं, जब हाथ में माइक होता है या लेखनी होती है, तो फिर आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं। आपको ये सिर्फ आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आप एक पत्रकार है। सरकार अच्छा काम करने के लिए चुनी जाती है। कोई सरकार जब कहती है कि मैं अच्छा काम करता हूं तो मुझे हंसी आती है। अरे हमारे टैक्स पेयर्स के करोड़ों करोड़ रुपए आप लोगों पे खर्चा होते हैं। वो इसीलिए खर्चा होते हैं कि आपको अच्छा काम करने के लिए, देश को अच्छी दिशा देने के लिए भेजा गया है। यदि वहां जाके आप काम नहीं करोगे, गलत करोगे, तो उस गलत काम को इंगित करने का काम कोई करेगा, वो मीडिया है। यदि मुझे लोग देखते हैं, इसलिए देखते हैं कि एक बार किसी ने देख लिया, उसने 4 लोगों को रिकमेंड किया, उसने 5 लोगों को रिकमेंड किया, और फिर लाखों के तादाद में, मिलियंस और बिलियंस पे जब व्यूज होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि लोगों को लगता है कि उनकी वेदनाओं को शब्द देने वाला कोई तो है। आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में इस समय हमारे साथ है अशोक वानखड़े सर। अशोक वानखड़े वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं है और त्वरित टिप्पणी जो राजनीतिक विश्लेषक की आनी चाहिए एक पत्रकार के रूप में, वो जरूर आती है उनसे। आज सीधे उनसे रूबरू होंगे और उनसे देश के वो मुद्दे जिन मुद्दों पर नजर नहीं जाती है, आप उल्टा चश्मा लगाकर देखते हैं। तो सर से बात करते हैं। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत। और हमें लगता है कि आवाज के स्टूडियो में आप पहली बार है। हम लोग बात यहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं कि 2 चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। एक तो दिखाई देता है कि पत्रकारिता चाटुकारिता में बदल गई है, शब्द आप ही का है, आप इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरी बात ये भी दिखाई देती है कि वो आवाज जो जनता की आवाज बनकर सत्ता से सवाल करे, वो पत्रकारिता अब सोशल मीडिया पर दिखाई देती है। आप ऐसा मानते हैं कि अब सोशल मीडिया को मेन स्ट्रीम मीडिया समझ लेना चाहिए? मैं मीडिया को एक बड़ा कैनवस मानता हूं जी। फिल्म मीडिया है जी। कम्युनिकेशन मीडिया है जी। जब हम लोगों के बीच में बातचीत करते हैं, वो भी कम्युनिकेशन है। टेलीविजन, न्यूज़पेपर, ये मास कम्युनिकेशन है। जी। अपेक्षाएं ये थी कि वर्तमान पत्र हो या टेलीविजन चैनल हो, ये वो सच्चाई देश के सामने परोसेंगे जो वास्तविकता है। जब एक नेशनल चैनल महाराष्ट्र में देखा जाता है तो उसकी अपेक्षा है कि यूपी, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, केरल में क्या चल रहा है, इसकी वास्तविकता यदि मेरे पास है तो इसकी क्रेडिबिलिटी थी पहले सबकी। लोग कहते थे कि भाई इस चैनल पे दिखाया गया है, इतना विभत्स हुआ है, या जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है, या आज हम मणिपुर की बात करते हैं, तो ये सत्यता लोगों को दिखती थी अपने ड्राइंग रूम में, या अपने हाथ में अखबार खोलता था तो उस अखबार में भरा रहता था। सरकार अच्छा काम करने के लिए चुनी जाती है। कोई सरकार जब कहती है कि मैं अच्छा काम करता हूं तो मुझे हंसी आती है। अरे हमारे टैक्स पेयर्स के करोड़ों करोड़ रुपए आप लोगों पे खर्चा होते हैं। वो इसीलिए खर्चा होते हैं कि आपको अच्छा काम करने के लिए, देश को अच्छी दिशा देने के लिए भेजा गया है। यदि वहां जाके आप काम नहीं करोगे, गलत करोगे, तो उस गलत काम को इंगित करने का काम कोई करेगा, वो मीडिया है। वो मीडिया है जी। क्योंकि हम बाहर से देखते हैं, हम बाहर से चीजों को देख रहे हैं, हम सरकार का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल। हम सरकार को बाहर से देखते हैं, तो यदि कुछ हो रही है अच्छी बात तो साधुवाद, और यदि नहीं हो रही है तो सवाल उठेगा, टिप्पणियां होगी, क्योंकि सवाल देश से जुड़े हैं। जी हाँ। कोई पत्रकार ये नहीं कहता कि मेरे बेटे को एडमिशन नहीं हुआ स्कूल में इसलिए देश सरकार जिम्मेदार है। ये मसला निजी नहीं। वो बात करता है कि आज यदि 1 करोड़ बच्चे स्कूल के लिए जाने को तैयार है, उनको जगह नहीं है, स्कूल नहीं है, तो राइट टू एजुकेशन के तहत सरकार क्या कर रही है, ये सवाल पूछने का अधिकार मुझे है। बिल्कुल। और वो अधिकार मेरी पत्रकारिता ने मुझे दिया है। करेक्ट। मैं पत्रकारिता ये कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं मानता कि कहीं नौकरी नहीं मिली तो पत्रकार हो गए। ये जिम्मेदारी का काम, ये जिम्मेदारी का काम है, और ये जिम्मेदारी देश हित में है, ये जिम्मेदारी लोगों के प्रति दायित्व है, ये जिम्मेदारी एक अपनी मजबूरी भी हो सकती है सरकार को सवाल पूछना। कई बार सरकार में कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके मित्र भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप इस चेयर पे बैठते हैं, जब हाथ में माइक होता है या लेखनी होती है, तो फिर आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं। आपको ये सिर्फ आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आप एक पत्रकार है और समाज का सरोकार नुमाइंदा बनकर काम करना, नुमाइंदा बनकर काम करना होगा। दुर्भाग्य है हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि पहले ऐसा नहीं था। पहले थोड़ा आटे में नमक था। पत्रकारिता में कुछ ऐसे लोग थे जो सरकारी पक्ष लेते थे, सरकार के साथ जाते थे, थोड़ा उनको सरकार के साथ। मैं याद है कि मैं जब बचपन में यवतमाल जिले के जब लूणी में मैं पढ़ता था जी,
और वहां पे जब अखबार आते थे तो तरुण भारत भी आता था, लोकमत भी आता था। तो तरुण भारत पढ़ता था, वो बाद में पता पड़ा कि वो तो संघ का एक मुखपत्र जैसा काम करता है। लेकिन लोकमत जो आता था उसके ऊपर एक मास्कहेड के ऊपर एक लाइन लिखी रहती थी, जो आजकल नहीं दिखाई देती है, वो अच्छी बात है। लेकिन आजकल बिना टैग का सब पता पड़ता है कि कौन किसका है। तो अब मेन स्ट्रीम को कैसे चिन्हित अब मैं मेन स्ट्रीम उसको मानता हूं जो पत्रकारिता करते हैं जी। यदि न्यूज चैनल पत्रकारिता भूल के पत्तलकारिता कर रहा है, पत्तलों की झूठन खा रहा है, नेताओं के कसीदे पढ़ रहा है, सत्ता पक्ष के सामने पैर में घुंघरू बांध के नाच रहा है, तो फिर मेरे लिए वो मीडिया ही नहीं है जी। मेरे लिए मीडिया तो एक यूट्यूब चैनल है, मेरे लिए मीडिया एक सोशल मीडिया है, मेरे लिए यदि ट्विटर पे कोई समस्या उठाता है तो पत्रकार वो भी मेरे लिए मीडिया है, जो फेसबुक पर लिख रहा है वो भी मीडिया है। और डिजिटल वर्ल्ड ने आपका कैनवास बहुत बड़ा कर दिया और आसान कर दिया, लोगों तक रीच जाती है, ये जनता देखती है। मैं तो कहता हूं कि एक अखबार होता है तो वो तो अखबार छपता है, बिकता है, टीवी चैनल है, आप जब टीवी ऑन करते हैं तो उसको चैनल्स आते हैं तो आप उसमें देखते हैं। यूट्यूब में यदि मैं हूं तो मैं तो कहीं विज्ञापन में नहीं करता। यदि मुझे लोग देखते हैं इसलिए देखते हैं कि एक बार किसी ने देख लिया, उसने 4 लोगों को रिकमेंड किया, उसने 5 लोगों को रिकमेंड किया, और फिर लाखों के तादाद में, मिलियंस और बिलियंस पे जब व्यूज होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि लोगों को लगता है कि उनकी वेदनाओं को शब्द देने वाला कोई तो है। आत्महत्याग्रस्त किसान वो आत्महत्या क्यों करता है, उसके लिए सरकार की नीतियां कहाँ गलत है, ये बताना विद्रोह नहीं है, ये बताना एक सामाजिक दायित्व है जो हमें करना होगा, जो पहुंचाना है उन कानों की तरफ। लेकिन दुर्भाग्य है जब सत्ता गूंगी हो जाती है, जब सत्ता बहरी हो जाती है, जब सत्ता अंधी हो जाती है, तो ऐसे में उन्हें झिझोड़ के बताना पड़ता है। और वो जो झिझोड़ने का काम है वो पत्रकार जाके फिजिकली नहीं करता, वो झिझोड़ने की ताकत जिस आवाम में है, जिस जनता में है, जिस मतदाताओं में है, उस मतदाताओं को जागरूक करना पड़ता है। मतदाताओं की स्थिति, मैं स्वयं एक सनातनी हिंदू हूं, मैं भगवान में विश्वास करता हूं, तो हनुमान जी जो हमारे हैं वो इतने ताकतवर होने के बाद हमेशा भूलते हैं कि उनकी ताकत है। इसके लिए हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ती है। हे हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे अतीत प्रति लोक उजागर, बाल दी तो अतिरथ बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, कि तू अंजनी का पुत्र है, पवन पुत्र है, तेरी ताकत क्या है, उठ संकट का सामना कर, संकट से निवारण कर। हनुमान जी को जगाना पड़ता है। मेरा आवाम हनुमान है वर्तमान में, और अच्छी पत्रकारिता ये वो चालीसा है जो उसकी ताकत बताती है, क्योंकि जो अंधे गूंगे और बहरे हो गए हैं उन्हें झिझोड़ के ही बताना होगा। तो पत्रकारिता चालीसा लेकर निकली है, पत्रकारिता इसी के लिए है। हम इस बात को एक और भी समझना चाह रहे हैं आपसे वानखेड़े जी। बड़े लंबे समय से आप राजनीतिक विश्लेषण करते रहे हैं अपनी पत्रकारिता के द्वारा भी। एक बात को ये भी तो समझने का प्रयास करेंगे कि इस समय ये जो विपक्षी गठबंधन बना INDIA, इसने एक डिसीजन लिया कि ये जो पत्रकार है, इन पत्रकारों से हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि ये पत्रकार वहां बैठे हैं जहां ये सरकार की बात करते हैं। नहीं, मेरा इसमें थोड़ा सा मतभेद भिन्न है। आप इसका विश्लेषण कैसे? मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं चैनल में भी रह चुका हूँ, मैं चैनल चला भी चुका हूँ जी, मैं कई पोजीशंस पे रहा, मैं अखबार में काम कर चुका हूँ। हाँ, आजकल मैं स्वतंत्र पत्रकारिता करता हूँ, यूट्यूब में ज्यादा होता है। लेकिन आप किसी भी पेड़ की टहनियां छाटने से पेड़ को नष्ट नहीं कर सकते। आपको मट्ठा डालना पड़ेगा नीचे, आपको घाव डालना पड़ेगा नीचे। ये जो एम्प्लॉइज हैं, मतलब चैनलों अमित देवगन हो गया, चैनलों के मालिकों की बात कर रहे हैं आप। एग्जैक्टली। आपको अंबानी को सवाल पूछना होगा, मुकेश अंबानी को। मुकेश अंबानी का बायकॉट करना होगा इंडिया को। जब इंडिया मुकेश अंबानी का बायकॉट करेगा तो उसकी किसी एम्प्लॉय की औकात नहीं कि जो मुकेश अंबानी के आए हुए ऑर्डर्स को मना करे, क्योंकि जो हो रही है वो पत्रकारिता नहीं हो रही है, वो पूरा ब्लैक ही ब्लैक है। ये क्यों बोल रहा है, किसने बोला है उसको बोलने के लिए? कहीं से आदेशित है, कहीं से आदेशित है। और यदि आदेशित नहीं है तो ऐसे आदमी को, जो एक पार्टी का और एक आदमी का प्रवक्ता हो, उसे पत्रकारिता का चोला क्यों पहनने दिया? आपको पत्रकार के नाम से यदि बुलाना होगा तो एक न्यूट्रल आदमी को बुलाना होगा।
कि जो पत्रकारिता को विश्लेषित करके, इशू को विश्लेषित करके सामने रखे, ये कांग्रेस है। इसलिए मुझे ये इंडिया का जो है, ये मुझे लगता है कि इन्होंने बड़े बेमन से लिया हुआ डिसीजन है कि चलो इन्होंने ऐसा किया तो हमको ऐसा करना पड़ेगा, एक एफआईआर उधर हो गई है, इनको घाव डाल, जैसे जितना अडानी को आप करते हो, मतलब एक्शन पर रिएक्शन, एक्शन आप रिएक्शन नहीं, एक तो इनके विज्ञापन बंद करो, जितने जितने राज्य है जी, जो इंडिया गठबंधन के जहां जहां राज्य सरकारें हैं, उन्होंने इन तमाम टीवी चैनल्स के विज्ञापन बंद करें, उन तमाम चीजों को फाइनेंस देना बंद करें। कल यदि सरकार बदलती है, एक प्रिजम्पशन, एक एजम्पशन लेते हैं हम, सपोज इंडिया की सरकार बनती है 2024 में, सपोज ये जो प्रधानमंत्री होंगे उनके कसीदे पढ़ना शुरू करेंगे, तब बीजेपी बायकॉट करेगी। कठपुतली के शो में कठपुतली की डांसर, जो डोर जिसके हाथ में है उसको पहले पकड़ना जरूरी, तो कठपुतली की अपन ये अच्छी नाच नहीं रही है, इसका बहिष्कार करो। अरे उसको हटाओ, ऊपर वाले को जो उंगलियों से नचा रहा है। तो मुकेश अंबानी को सवाल पूछो, इस देश के 80% मीडिया उसके पास है, सवाल पूछो उसको। आप उनको सवाल नहीं पूछोगे, उनसे अपनी दोस्ती निभाओगे, और इन रिपोर्टरों को। इसलिए मेरे फेटर्निटी के लोग हैं। अभी मैं आपको एक बताता हूं। आज यूट्यूबर्स ने आपने कहा कि पत्रकारिता जिंदा रखा है, बताया ना आपने, यूट्यूब में अब लोग यूट्यूब देखते हैं। मैं मानता हूं कि जो पत्रकारिता मेन स्ट्रीम के हाथ से चली गई, उसकी स्पेस यूट्यूब में आ गई या सोशल मीडिया पे आ गई जी। लेकिन सोशल मीडिया में ऐसे कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनको लाखों की तादाद में लोग देखते हैं। लोग वो मोदी जी को कोसते हैं, वो अपने आप को पहले 4 ग्रुप में बोलते हैं कि हमारा व्यूअरशिप 4 नंबर पे आ गई, 3 नंबर पे आ गई, खुद को बधाई देते हैं सोशल मीडिया पे। ऐसे 4 या 5 बड़े यूट्यूबर्स अडानी जी के बारे में एक शब्द नहीं बोलते। दीपक शर्मा के साथ मेरा शो एक आता है, दीपक शर्मा तक भी लोग पहुंच गए थे। दीपक शर्मा ने कहा कि हमें खबर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, ये विश्वास होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए। तो इसीलिए चल रहे हैं। हमको तो कांग्रेस कल गलत करे तो हम कांग्रेस को ठोकेंगे। एक बात और वानखेड़े साहब जो समझना चाह रहे हैं हम आपसे, कि 2 चीजें हम इस वक्त देख रहे हैं कि देश में बहुत कुछ घटित हो रहा है। इतनी घटनाएं हैं कि जिन घटनाओं पर बातचीत होनी चाहिए, जिन घटनाओं पर काम होना चाहिए, और जो चीजें चल रही है उन्हें रोकने की भी जरूरत है। लेकिन प्रधानमंत्री की एक भूमिका दिखाई देती है कि वे चुप है। चाहे फिर मणिपुर की हिंसा हो, चाहे फिर अभी अनंतनाग की बात हो, ये सारी स्थिति को देखते हुए एक राजनीतिक विश्लेषण करने वाले पत्रकार के रूप में इन सारी घटनाओं को आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ जवान शहीद हो रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री स्वागत स्वीकार रहे हैं? ये इन दोनों घटनाओं को आपने कैसा देखा, क्या समझते हैं आप? हमारे देश में वर्तमान में प्रजातंत्र के चोले में तानाशाह काम कर रहा है। एक वाक्य में बता देता हूं। तानाशाह वो होता है कि उसके कान पे फिल्टर लगे रहते हैं जो मात्र उसकी स्तुति उसके कानों तक आने देती है। वो एक ऐसा चश्मा पहनता है जहां सिर्फ उसके जय जयकार करने वाले लोग दिखते हैं, और मुंह से फिर वही फूल उगलते हैं जो वो सुनता है और वो देखता है, उसी के तहत बोलता है। मणिपुर जल रहा है। आपने कहा मणिपुर जल रहा है, मैंने कहा मणिपुर जल रहा है, दुनिया कह रही है मणिपुर जल रहा है, विश्व कह रहा है मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री के कानों पे फिल्टर से आवाज आई, झूठ बोल रहे हैं, मणिपुर में शांति। एक चश्मा पहना दिया, वो जब देखते हैं तो मणिपुर में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, खेल रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर वो हमको पूछते हैं, झूठ बोलते हो, मणिपुर जल रहा है? कहां जल रहा है? एक राजा का किस्सा सुनाता हूं। एक राजा था, उसने कहा कि मेरा बर्थडे है, जन्मदिन है, और जन्मदिन के उत्सव में मैं ऐसे कपड़े पहनना चाहता हूं, ऐसा एक ड्रेस पहनना चाहता हूं कि विश्व का बेहतरीन मलमल वो हो कि जो फील तक नहीं हो शरीर पे। 3 महीने का टाइम था, राजा का फरमान। सारे फैशन डिजाइनर लग गए ड्रेस ढूंढने में, हर एक ने उच्च क्वालिटी का कपड़ा लाया, लाइट, हर एक ने कपड़ा चढ़ाया। महाराज कहते थे कि फील हो रहा है, थोड़ा सा हेवी है, इससे भी लाइट चाहिए। प्रजा खड़ी रास्ते पे राजा का दीदार करने। सुबह 10 बजे से प्रजा रास्ते पे है कि दादा निकलेंगे, बर्थडे के दिन विश करना है, जन्मदिन के दिन। हाथी सजा हुआ है,
राजा शयन कक्ष से बाहर नहीं निकले क्योंकि कपड़े नहीं हो रहे सूट। आखिर में प्रधान को समझ में आया क्या करना चाहिए। राजा नग्न अवस्था में खड़ा था। प्रधान ने कहा कि एक अब ड्रेस आई है अंतिम, आप इससे ना नहीं कहेंगे, हाथ ऊपर कीजिए। राजा ने हाथ ऊपर कर दिए। उसने वो पहनाया हवा में। बोला फील हो रहा है क्या? बोला बिल्कुल नहीं। बोले उच्च क्वालिटी की मलमल है। राजा खुश हुआ। नग्न अवस्था में हाथी पे बैठा। हाथी निकला। प्रजा राजा को नग्न अवस्था में देख रही है, लेकिन ऐलान हुआ था कि ऐसा ड्रेस राजा पहन के आएंगे, उससे ज्यादा लाइट फैब्रिक पैदा ही नहीं हुआ दुनिया में। प्रजा तालियां बजा रही है, हमारा सौभाग्य ऐसा ड्रेस देखने को मिला है। एक छोटा बच्चा अपने मां को पूछता है, मैं नंगा जाता हूं तो मुझे मारती है, राजा तो नंगा बैठा है, कुछ नहीं क्यों बोल रहा है? राजा ने अपने कान से सुना। उसने महूत से पूछा, हाथी वाले बोले सुनो, मैं नंगा दिख रहा हूं क्या? बोले अरे राजा साहब क्या बढ़िया ड्रेस पहना है आपने। ये बच्चा मूर्ख है, कुछ भी कहता है। फिर राजा सवारी पे निकल लिया। चार मूर्ख उसको बताते हैं, उसको जो चाहिए वो बताते हैं, और वो सवारी कर रहा है। पूरा देश जान रहा है, बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा है कि उसी हाथी के पैर दिया जाएगा। वो राजा ने इतना महिम ड्रेस पहना और आप समझ नहीं रहे। मूर्ख अंधा है क्या? वो जो बच्चा है वो इस देश का वो पत्रकार जिंदा है अभी, जो सवाल पूछता है। चलिए इस बातचीत को पूरा करेंगे, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी के साथ करेंगे कि ये जो स्थिति आपने बताई, इस स्थिति में वर्तमान में आप देश की राजनीतिक स्थिति को कहाँ जाता हुआ देखते हैं? मैं बहुत भ्रमण करता हूं, मैं लगातार ट्रैवल करता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। एक बात तो मुझे समझ में आ रही है और मेरा ये दृढ़ विश्वास है, इस देश की जनता अशिक्षित हो सकती है, संकटग्रस्त हो सकती है, खाने को नहीं आधा पेट अधनंगी हो सकती है, छत टपक रही है, पानी में भीगते हुए रात निकाल सकती है। ये जनता सब कुछ है, लेकिन मूर्ख नहीं है। जब जब लोकतंत्र पे हमले हुए हैं, जनता ने जवाब दिया है। इंदिरा गांधी जैसी नेत्री भी जब लोकतंत्र पे हमला करके इमरजेंसी घोषित की, इसी देश के जनता ने, इससे भी ज्यादा बुरी स्थिति में जो जनता थी तब, उनने भी सत्ता पक्ष को आईना दिखाया। और मुझे मेरे देश के मतदाताओं पे, इन नेताओं से ज्यादा विश्वास है कि वो प्रजातंत्र को जिंदा रखेगा। ये ढकोसला है जो संविधान की कसम खाते हैं और कहते हैं कि हम प्रजातंत्र के लिए आए, सभी राजनीतिक दलों के, कोई दूध का धुला नहीं है। लेकिन इस देश की प्रजा बाबा साहेब आंबेडकर के सपने को आज भी जिंदा रखी हुई है। उनकी अध्यक्षता में जो संविधान बना है, उसके संविधान की सही मायने में कस्टोडियन कोई है, रक्षक कोई है, इस देश की जनता है। जो जो इसके साथ खिलवाड़ करेगा, जनता उसको घर भेज देगी, चाहे कोई भी हो, कितना भी ताकतवर हो। इसीलिए आने वाले चुनाव के नतीजे मायने रखेंगे। जो चुनाव हुए उसके नतीजे भी मायने रखते हैं। आने वाले चुनावों के भी मायने रखेंगे, हर चीज का मायना होगा जी। और ये इंडिकेशन है। यदि मूर्खों को इंडिकेशन नहीं समझ में आ गई, यदि राजा को उस बच्चे की बात समझ में नहीं आ रही, तो राजा अपना नग्न शरीर देख रहा है। जिसको समझ में आता है जी, वो कपड़े पहन के आता है। अशोक वानखेड़े साहब इस बात को बड़ी स्पष्टता से कहने जा रहे हैं कि आईना जो दिखता है उसे भी देखे और कोई दिखा रहा है उसे भी देखे, तो वास्तविकताएं हम सबके सामने आ जाती है। हम एक ऐसे राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार से बातचीत कर रहे थे जो राजनीतिक विश्लेषण के लिए और अपनी त्वरित टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। सर, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।